Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. The topic that we are going to discuss is test cross and back cross. ये टॉपिक है इजी बट थोड़ा सा ट्रिकी है और ये टॉपिक आपको तभी समझ आएगा जब आपने मेरा फर्स्ट लेक्चर सुना होगा और ये जो हमने लास्ट लेक्चर किया है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन वो सुना होगा। अगर आपने वो दोनों लेक्चर्स नहीं मेरे लिए या आपने नहीं सुने तो आई वुड सजेस्ट कि पहले आप वो लेक्चर सुने और फिर आप ये लेक्चर इस तरफ आए सो आपको ये चीज़ जो है वो क्लियर हो जाए। ओके, इंट्रोडक्शन. What is test cross and back cross? Test cross and back cross are two types of crosses introduced by George Mendel. What is test cross? Test cross, the mating of an organism whose genetic constitution is unknown with an organism whose genetic makeup for a trait is known to determine which genes are carried by the former. Test cross क्या है? एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसका जेनेटिक मेकअप हमें नहीं पता, उसको किसी ऐसे ऑर्गेनिज्म के साथ फर्टिलाइज करवाना जिसका जेनेटिक मेकअप हमें पता है। जो पहले वाला ऑर्गेनिज्म है जिसका जेनेटिक मेकअप हमें नहीं पता और हमें फाइंड आउट करना है उसका हमें पता चल जाए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आने से पहले आप एक बात ये मेरी रिकॉल पहले ये चीज़ कर लें कि फिनोटाइप जो है वो दो तरह की होती है, एक होती है रिसेसिव, एक होती है डोमिनेंट। जो रिसेसिव फिनोटाइप है उसका जेनेटिक मेकअप हमें हमेशा पता होता है। हमें पता होता है कि अगर दो एक जैसी रिसेसिव एलील्स होंगी तो ही रिसेसिव फिनोटाइप बनेगा। बट डोमिनेंट के केस में हमारे पास दो तरह की चीजें आती हैं। एक हमारे पास हेट्रोजाइगस आता है, एक होमोजाइगस आता है। हेट्रोजाइगस मीन्स कि एक जीन रिसेसिव हो, एक डोमिनेंट हो, तो भी जो फिनोटाइप है वो डोमिनेंट ही होगा। और अगर दो अलील डोमिनेंट है तो भी हमारे पास जो फिनोटाइप है वो डोमिनेंट ही होगा। हमेशा जो हमें कंफ्यूजन होगी वो हमें कंफ्यूजन होगी कि हमें जो डोमिनेंट फिनोटाइप है उसका क्या जीनोटाइप होगा, उसका जीनोटाइप होमोजाइगस होगा कि हेट्रोजाइगस होगा। ठीक है, इस चीज को फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि ये तो अननोन है ना इसका जीनोटाइप, तो इसको हम क्रॉस करवाएंगे रिसेसिव फिनोटाइप के साथ। क्यों? क्योंकि रिसेसिव फिनोटाइप का जीनोटाइप हमें हमेशा पता होता है। और हम क्यों कराएंगे? हम डिस्क्रिमिनेट कर सकें कि जो डोमिनेंट जीनोटाइप है वो हेट्रोजाइगस है कि होमोलोगस है। अब ये चीज अभी इतना अंडरस्टैंड कर लें, या अभी हम आगे एग्जांपल्स पढ़ेंगे तो आपको ये चीज क्लियर होगी। अभी टेस्ट क्रॉस का इतना खत्म, ठीक है। अभी इसको हम आगे डिटेल से पढ़ते हैं। बैक क्रॉस क्या होता है कि जो F1 जनरेशन होती है ना, कि जब भी दो पेरेंट्स की फर्टिलाइजेशन होती है और उनकी जो ऑफस्प्रिंग है, फर्स्ट ऑफस्प्रिंग जो है उसको कहते हैं कि F1 जनरेशन है। अब F1 जनरेशन को किसी भी पेरेंट के साथ, चाहे वो पेरेंट रिसेसिव है या चाहे वो डोमिनेंट है, उसके साथ फर्टिलाइज करवाना उसको कहते हैं बैक क्रॉस। टेस्ट क्रॉस क्यों किया जाता है? जेनेटिक मेकअप, किसी भी ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मेकअप नहीं पता तो उसका जेनेटिक मेकअप हमें पता चल जाए। बैक क्रॉस क्यों करवाया जाता है? कि जब भी किसी भी चीज की डिमांड ज्यादा होती है ना, तो उस चीज को ज्यादा प्रोड्यूस करने के लिए बैक क्रॉस करवाया जाता है। या इसलिए भी कराया जाता है कि हमें कोई स्पेसिफिक क्रॉप है, उसमें कोई स्पेसिफिक डिजायरेबल ट्रेट चाहिए, वो डिजायरेबल ट्रेट ऑब्टेन करने के लिए भी बैक क्रॉस करवाया जाता है। ये भी मैं अभी आपको आगे बताती हूँ कि वो किस तरह से, उसकी क्या टेक्निक होती है। अच्छा, टेस्ट क्रॉस पहले ये डायग्राम को समझें कि हमारे पास जो हमने पीछे लॉ पढ़ा था, मेंडल का लॉ, उसमें क्या था कि हमारे पास एक वाइट फ्लावर था, एक पर्पल फ्लावर था। ठीक है, वाइट फ्लावर की हमें जीनोटाइप जो है वो हमेशा हमें पता होती है कि वो अच्छा, पहले इसकी जीनोटाइप को डिस्कस करने से पहले आप फिनोटाइप देखें कि ये रिसेसिव है, ये डोमिनेंट है। हमें कैसे पता चला कि ये डोमिनेंट है और ये रिसेसिव है? क्यों? क्योंकि जब मेंडल ने इसको फर्टिलाइज करवाया तो इसके जितने भी ऑफस्प्रिंग थे वो सबके सब पर्पल थे, तो उससे पता चल गया कि जो पर्पल फ्लावर है वो डोमिनेंट है। बट पर्पल फ्लावर, अब ये तो पता चल गया कि उसकी फिनोटाइप जो है वो डोमिनेंट है, बट जीनोटाइप उसकी ये भी हो सकती है होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस हो सकती है। रिसेसिव की हमें हमेशा पता होती है कि स्मॉल कैपिटल स्मॉल, ये जो स्मॉल लेटर है, ये जो दोनों चीजें रिसेसिव हैं, दोनों अलील रिसेसिव हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि वो रिसेसिव फिनोटाइप है।
अब इस चीज को फाइंड आउट करने के लिए कि ये है या ये, इनको हम इससे फर्टिलाइज करवाएंगे, ठीक है। दोनों सिचुएशंस को हम, जो दोनों अलील है उसको हम इसके साथ करवाएंगे, दोनों तरह की जो जीनोटाइप, सॉरी। पहले हम लोग देखेंगे कि ये वाली जो होमोजाइगस है, पहले हम इसको इससे क्रॉस करवाते हैं, ठीक है। ये हमारे पास रिसेसिव पेरेंट है और ये हमारे पास डोमिनेंट है। तो इसके केस में क्या आएगा, सबके सब जो फ्लावर्स हैं वो पर्पल आएंगे, ठीक है। अब हम दूसरे केस में देखते हैं कि जो दूसरी जीनोटाइप है उसको हम इसके साथ क्रॉस करवा के देखते हैं रिसेसिव फिनोटाइप के साथ। तो ये हमारे पास रिसेसिव पेरेंट है और ये हमारे पास अननोन जीनोटाइप है, ठीक है। ये कैपिटल पी है, स्मॉल पी है। तो इसमें क्या होगा, इसमें हाफ जो ऑफस्प्रिंग है वो पर्पल होंगे, हाफ वाइट होंगे। बट मेंडल ने तो ये देखा था कि सबके सब जो ऑफस्प्रिंग थे वो पर्पल में थे। सो उस जो ऑफस्प्रिंग है उनको देखते हुए उसने ये कंक्लूड किया कि जो पेरेंट है वो होमोजाइगस डोमिनेंट है, ठीक है। अगर हेट्रोजाइगस होता तो हाफ बच्चे जो हैं वो पर्पल होते और हाफ वाइट होते। बट अभी हमारे पास सारे पर्पल थे, तो इट मीन्स कि जो पेरेंट है वो होमोजाइगस है। अब इसकी एप्लीकेशन देखते हैं। An organism that exhibits a dominant trait, such as purple flowers in peas, can either be homozygous for the dominant allele or heterozygous. To determine the organism's genotype, scientists can perform a test cross. ठीक है, वो यही बात की गई है कि जो ऑर्गेनिज्म है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, जैसे इस केस में पर्पल फ्लावर है वो डोमिनेंट ट्रेट है, ये होमोजाइगस भी हो सकता है और हेट्रोजाइगस भी हो सकता है। सो इस चीज को फाइंड आउट करने के लिए जो साइंटिस्ट हैं वो टेस्ट क्रॉस करते हैं। टेक्निक क्या होती है, इन अ टेस्ट क्रॉस the individual with the unknown genotype is crossed with the homozygous individual expressing the recessive trait. By observing the phenotypes of the offspring resulting from this trait, we can deduce the genotype of purple flowered parent. ठीक है, वो यही बात की गई है कि इसका तो हमें नहीं पता जीनोटाइप, तो इसको हम इससे क्रॉस करवाएंगे और फिर हम लोग को जो उसकी जो जीनोटाइप है वो पता चल जाएगी। जीनोटाइप कैसे पता चलेगी, कि जब हम लोग के पास बच्चों की फिनोटाइप हम लोग को पता होगी कि हमारे पास ये फिनोटाइप आई है, तो उससे देखते हुए हम लोग जो पेरेंट्स की जीनोटाइप है उसको हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं। टेस्ट क्रॉस क्या होता है, ब्रीडिंग ऑफ अ रिसेसिव होमोजाइगोट टू अ डोमिनेंट फिनोटाइप, ठीक है। डोमिनेंट फिनोटाइप को रिसेसिव होमोजाइगस से करवाना, क्रॉस करवाना, उसको कहते हैं टेस्ट क्रॉस। अच्छा, एक ना और चीज यहाँ पे आप लोग अंडरस्टैंड यहाँ पे करने की जरूरत है कि जब हमने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पढ़ा था तो उसमें जो F1 जनरेशन थी वो इस तरह की थी, सॉरी कर्सर, ये F1 जनरेशन ये है, मतलब एक है कैपिटल P और एक है स्मॉल p। तो अगर हम ये कहें कि F1 को रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करवाना टेस्ट क्रॉस कहलाता है, तो ये जो स्टेटमेंट है ये गलत नहीं है, ठीक है। ये इसको अभी आगे समझने के लिए जो है ना, अभी ये माइंड में रखें कि टेस्ट क्रॉस हम इस तरह भी इसको डिफाइन कर सकते हैं कि जो F1 जनरेशन होती है उसको जब भी हम रिसेसिव पेरेंट के साथ उसको क्रॉस करवाते हैं तो हम इस फिनोमिना को कहते हैं टेस्ट क्रॉस। इस चीज को समझें। ये हमारे पास F1 है, ठीक है। ये समझे, अभी हमें इसकी जो जीनोटाइप है ना वो नहीं पता, ठीक है। ये हमारे पास F1 है, वो सबके सब हमारे पास येलो सीड्स आ गए, ठीक है। ये ग्रीन सीड है, येलो सीड है, जब इनका क्रॉस हुआ तो हमारे पास सारे येलो सीड्स आ गए, ठीक है। अब ये फाइंड आउट करने के लिए कि ये रिसेसिव है या सॉरी कि ये हेट्रोजाइगस है, डोमिनेंट है या होमोजाइगस है, सो हम इस चीज को इससे क्रॉस करवाते हैं। दो पॉसिबिलिटीज थी ना, या ये हो सकता है या ये हो सकता है। सो पहले हम इसको इसके साथ फर्टिलाइज करवाएंगे और रिजल्ट देखेंगे, फिर हम इसको इसके साथ फर्टिलाइज करवाएंगे और रिजल्ट देखेंगे, ठीक है। ये अभी बात होगी टेस्ट क्रॉस। अब बैक क्रॉस क्या होता है, बैक क्रॉस जो भी F1 की जनरेशन होती है ना उसको किसी भी पेरेंट के साथ क्रॉस करवाना कहते हैं बैक क्रॉस, ठीक है।
इसको चाहे आप इसके साथ करवा दो क्रॉस, या इसको ग्रीन वाले के साथ क्रॉस करवा दो, किसी भी सूरत में हम कहेंगे कि ये बैक क्रॉस है। सो मैं ये कह सकती हूँ कि हर जो टेस्ट क्रॉस है वो बैक क्रॉस होगा, बट हर बैक क्रॉस टेस्ट क्रॉस नहीं होता, ठीक है। अगर मैं इसको डोमिनेंट पेरेंट के साथ करवाती हूँ ना क्रॉस, तो ये टेस्ट क्रॉस नहीं होगा, ये बैक क्रॉस होगा। बट अगर मैं इसको, ये जो F1 की जनरेशन है, इसको मैं रिसेसिव पेरेंट के साथ कराऊंगी, तो ये टेस्ट क्रॉस तो होगा बट बैक क्रॉस भी होगा। सो ये स्टेटमेंट आपने माइंड में रखनी है कि हर टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस होता है, बट हर बैक क्रॉस टेस्ट क्रॉस नहीं होता। अच्छा, ये तो अभी हमने एक ट्रेड की बात की ना, मोनोहाइब्रिड की बात की, मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस हो रहा था। एक ट्रेड की जीनोटाइप को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग टेस्ट क्रॉस कर रहे थे। अगर हमारे पास दो डोमिनेंट ट्रेड्स हो और उन दोनों का हम लोगों ने पता करना हो कि ये ट्रेड्स जो हैं दोनों होमोजाइगस डोमिनेंट है या हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है, तो उसके लिए हम लोग डायहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस करते हैं। ये जब आप लोग कैंपस में आएंगे ना, तो मैं आपको बोर्ड पे समझाऊंगी। अभी बस आप लोग ये याद रखें कि जब भी दो ट्रेड्स की जीनोटाइप को हम लोगों ने फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्रॉस करवाते हैं, तो उसको हम डायहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस करवाते हैं। इसकी जो रेशियो थी ना, जो मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस है, इसकी रेशियो हमेशा 1:1 होगी। जब भी हम F1 जनरेशन को रिसेसिव पेरेंट के साथ हम लोग मल्टीप्लाई करवाएंगे या उसको क्रॉस करवाएंगे, तो हमारी जो रेशियो है वो 1:1 होगी। यानी कि 50% जो है वो आ रहे हैं हमारे पास पर्पल फ्लावर, और 50% हमारे पास आ रहे हैं व्हाइट फ्लावर। बट डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस में हमारे पास क्या रेशियो आएगी? 1:1:1:1। ये भी MCQ में आता है, ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। एक पॉइंट वो वाला आता है कि जो हर टेस्ट क्रॉस है वो बैक क्रॉस होता है, और हर बैक क्रॉस टेस्ट क्रॉस नहीं होता। एक चीज आपने ये माइंड में रखनी है, एक चीज आपने ये माइंड में रखनी है कि अगर मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस करते हैं तो उसकी रेशियो 1:1 होती है। अगर डायहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस करते हैं तो उसकी 1:1:1:1 होती है, ठीक है। अब बैक क्रॉस की बात करते हैं। बैक क्रॉस की हमने क्या बोला? पहले अ क्रॉस बिटवीन F1 हाइब्रिड विद वन ऑफ द पेरेंट, देयर आर टू पॉसिबिलिटीज। अच्छा, F1 हाइब्रिड को किसी भी पेरेंट के साथ क्रॉस करवाना, उसकी दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। या तो जो हाइब्रिड है वो डोमिनेंट पेरेंट के साथ क्रॉस करे, जैसे इस केस में है कि ये हाइब्रिड है और ये डोमिनेंट पेरेंट के साथ ये क्रॉस कर रहा है। और इस केस में क्या आएगा कि सब के सब जो है वो टॉल आएंगे प्लांट्स। देखो टॉल क्यों आएंगे, ये तो हमें पता चल रहा है कि ये भी टॉल है, ये भी टॉल है। और ये टॉल क्यों है? क्योंकि इसके साथ एक डोमिनेंट टॉल की जीन है, अलील है। ये कैपिटल टी जो है वो टॉल को शो कर रहा है, और जो स्मॉल टी है वो ड्वार्फ को शो कर रहा है। अब सेकंड पॉसिबिलिटी देखते हैं। सेकंड पॉसिबिलिटी क्या होती है? क्रॉस ऑफ हाइब्रिड विद रिसेसिव पेरेंट, कि ये हाइब्रिड है, अब रिसेसिव पेरेंट के साथ हम लोग क्रॉस करवाते हैं, तो इसमें क्या हमारे पास दो जो है वो टॉल आएंगे और दो जो है शॉर्ट आएंगे। यानी बैक क्रॉस में भी इसकी अगर हम रिसेसिव के साथ करवाते हैं तो अगेन ये सेम चीज है। ये चीज और जो टेस्ट क्रॉस है वो सेम था, इसकी भी 1:1 आएगी और टेस्ट क्रॉस की भी 1:1 आएगी। अब इसकी देखते हैं बैक क्रॉस की सिग्निफिकेंस क्या है। A back cross is very significant as it can be helpful to the farmers or the plant breeders to design the breeding as per the demand. For example, if purple flowers are more in demand, then breeders should try to cross F1 hybrid with the dominant parent. And if the white flowers are sorry If the white flowers are also in demand, then breeders should cross F1 hybrid with the recessive parent. कहने का मकसद ये है कि जो भी चीज ज्यादा डिमांड में होगी उसको प्रोड्यूस करने के लिए बैक क्रॉस किया जाता है। जैसे पर्पल फ्लावर जो है वो डोमिनेंट है, अगर पर्पल फ्लावर की डिमांड ज्यादा है तो F1 का हाइब्रिड जो है वो पर्पल फ्लावर के साथ बैक क्रॉस किया जाएगा, ताकि पर्पल फ्लावर्स की जो प्रोडक्शन है वो ज्यादा हो। और अगर वाइट फ्लावर ज्यादा डिमांड में है तो क्या होगा कि जो F1 जो हाइब्रिड है उसको वाइट फ्लावर के साथ क्रॉस किया जाएगा, सो वाइट फ्लावर की प्रोडक्शन ज्यादा हो। एक तो मैंने आपको ये चीज बताई थी कि प्रोडक्शन ज्यादा करने के लिए या जिस चीज की डिमांड हो वो ज्यादा करने के लिए बैक क्रॉस किया जाता है। एक ये चीज है।
ये भी मैं आपको जब आप लोग कैंपस में आएंगे मैं आपको बोर्ड पे समझाऊंगी, बट अभी के लिए आप लोग इस चीज से समझने की कोशिश करें कि हमारे पास वीट है, ठीक है। वीट का हमारे पास एक टाइप है और वो बहुत अच्छी टाइप है और उसकी डिमांड बड़ी ज्यादा है, उसकी हर ट्रेड जो है वो डिजायरेबल है। बट उसमें एक चीज की कमी है और वो ये है कि वो डिजीज रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक है। उसमें डिजीज रेजिस्टेंस नहीं है, उसको डिजीज बड़ी जल्दी लग जाती है। सो हम चाहते हैं कि इसकी सारा का सारा जो करेक्टर है वो ऐसे के ऐसे ही रहे, हर चीज हर ट्रेट इसकी ऐसी रहे, बट इसमें एक जो जीन है वो डिजीज रेजिस्टेंस की आ जाए, ठीक है। अब ये देखें कि ये वीट ए है जो ओरिजिनल है, जो बहुत ज्यादा डिमांड में है, ठीक है। और ये वीट बी है, इसमें डिजीज रेजिस्टेंस की जीन है, जो जीन इसको चाहिए वो इसमें है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि वीट ए को वीट बी के साथ क्रॉस करवाएंगे, ठीक है। हमारा गोल क्या है कि 99% इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स रहें और सिर्फ 1% जो है वो इसकी जीन आए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि सपोज करें कि इसकी जो जीनोटाइप है वो स्मॉल आर है और इसकी कैपिटल आर है, ठीक है। इन दोनों को क्रॉस करवाया तो हमारे पास जो ऑफस्प्रिंग बनेंगे उसकी जीनोटाइप कैपिटल आर और स्मॉल आर होगी। हमें पता है कि जब भी क्रॉस करवाते हैं तो 50% इसकी जीनोटाइप होती है, 50% इसकी जीनोटाइप होती है, यानी कि 50% जो है वो ए प्लांट की ए वीट की आई है और 50% बी की आई है। बट हमें बी की 50% नहीं चाहिए, हमें बी की सिर्फ 1% चाहिए और हम चाहते हैं कि ए की जो जीन्स है वो 99% रहे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको ये जो सॉरी एक मिनट, ये जो कैपिटल आर और स्मॉल आर है इसको हम पकड़ेंगे जिसमें 50% ए है, हम इसको दोबारा क्रॉस करवाएंगे इसका जो रिसेसिव पेरेंट है, जो ओरिजिनल पेरेंट है उसके साथ। इसमें 50% ए है, इसमें तो 100% ए है, बट हमें 100% ए चाहिए नहीं, हमें 99% इसका चाहिए और 1% उसका चाहिए। तो हम उसको जब दोबारा क्रॉस करवाएंगे तो हमें फिर पता है कि ये जो प्रोडक्शन आई है 50% इसने कंट्रीब्यूट किया है, 50% इसने कंट्रीब्यूट किया है। इसका 50% क्या होगा 25, इसका 50% क्या होगा 50। इसको हम जमा करेंगे या ऐड करेंगे तो इसका टोटल होगा 75%। बट हमें अभी 99% चाहिए, इसको जैसे जैसे आप क्रॉस करवाते जाओगे तो हमें 99% जो अचीवेबल हमारा गोल है वो हमें मिल जाएगा। अब इसको जब हमने दोबारा से इसके साथ क्रॉस करवाया है तो हमारे पास ये ऑफस्प्रिंग आया है, ठीक है। अब 75% हाफ इसने कंट्रीब्यूट किया है, हाफ इसने कंट्रीब्यूट किया है। 75% का हाफ क्या होगा 37.5% और इसका हाफ क्या होगा 50%। इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास 87.5 आ गया। अब जैसे जैसे क्रॉस करते जाएंगे, अभी तो ये 5 ईयर्स तक, मतलब ये फर्स्ट ईयर की प्रोडक्शन है, ये सेकेंड ईयर की प्रोडक्शन है, थर्ड ईयर की प्रोडक्शन है, फोर्थ ईयर, जैसे जैसे आप आगे उसको क्रॉस करवाते जाओगे तो हमारे पास एक पॉइंट ऐसा आएगा कि हमारे पास 99% जो है वो ओरिजिनल इसकी रह जाएगी और 1% जो है वो इसकी रह जाएगी। इसको कहते हैं रेसिपिएंट क्योंकि इसने जीन लेनी है, और इसको कहेंगे डोनर क्योंकि इसने जीन देनी है, ठीक है। और इसको हम रिकरेंट पेरेंट कहते हैं, क्योंकि इससे ही बार बार हम लोग क्रॉस करवा रहे हैं। इसको हम कहेंगे कि नॉन रिकरेंट पेरेंट है। आई होप सो कि ये चीज थोड़ी बहुत आपको क्लियर हुई हो, बट आप जब कैंपस में आएंगे तो मैं आपको ये दोबारा जो है वो बोर्ड पे कराऊंगी और इसको हम प्रैक्टिकल क्लास में जो है ना इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। अब उसका जो टेस्ट रोल्स वर्सेस बैक रोल्स है उसको हम देखते हैं, उनका डिफरेंस क्या होता है। सबसे पहला डिफरेंस क्या है, टेस्ट रोल्स इज द ब्रीडिंग ऑफ डोमिनेंट फिनोटाइप विद इट्स रिसेसिव फिनोटाइप, ठीक है। टेस्ट रोल्स में हम डोमिनेंट फिनोटाइप को रिसेसिव फिनोटाइप के साथ मल्टीप्लाई क्रॉस करवाते हैं। बैक रोल्स में क्या होता है कि F1 हाइब्रिड को किसी भी पेरेंट के साथ हम लोग क्रॉस करवाते हैं। अगेन वही बात आ गई कि हर टेस्ट क्रॉस जो होता है वो बैक क्रॉस होता है, बट जो बैक क्रॉस ऑफ F1 हाइब्रिड विद द
रिसेसिव फिनोटाइप कैन बी कंसीडर्ड एज अ टेस्ट क्रॉस। वो कह रहा है कि अगर F1 को हम रिसेसिव पेरेंट के साथ करवाएंगे तो टेस्ट क्रॉस हम लोग उसको कह सकते हैं, बट अगर F1 को हम लोग डोमिनेंट के साथ करवाएंगे तो वो टेस्ट क्रॉस नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं, the F1 hybrid is crossed with the recessive genotype in the test cross, कि F1 जो हाइब्रिड है उसको रिसेसिव जीनोटाइप के साथ क्रॉस करवाते हैं। और इसमें देखते हैं इसमें क्या है, F1 hybrid is crossed with either homozygous dominant और heterozygous genotype in the back cross, कि वो किसी भी पेरेंट के साथ जो है वो क्रॉस करवाया जा सकता है बैक क्रॉस में। टेस्ट क्रॉस को किस लिए यूज किया जाता है? टेस्ट क्रॉस आइडेंटिफाइज द ज़ाइगोसिटी ऑफ द डोमिनेंट फिनोटाइप। ज़ाइगोसिटी क्या होता है कि वो हेट्रोजाइगस है या होमोजाइगस है, इस चीज को ज़ाइगोसिटी कहते हैं। बैक क्रॉस रिकवर एलाइड जीनोटाइप, मतलब कि जो भी डिजायरेबल जीनोटाइप होती है वो ऑब्टेन करने के लिए हम लोग बैक क्रॉसेस करते हैं। सो ये आज का लेक्चर था। इसको आप अच्छे से रीड करें और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।